नमस्कार दोस्तों, आज हम सेकेंड ग्रेड का सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। जिससे फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो गया, आपने देख लिया होगा। तो सेकेंड लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेकेंड लेक्चर है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी आपको पास नंबर दे रखा है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का, तो अगर x और y दो रियल नंबर हैं यानी वास्तविक संख्याएं हैं तो वो z है वो क्या बन जाता है, समिश्र संख्या बन जाता है। तो इसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। फिर हमने देखा था कि आयोटा की कोई पावर दे रखी है तो उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो हमने देखा उसमें कि हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसको 4 का मल्टीपल बनाएं ताकि वो पावर है वो उसको हम जल्दी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये एक मेथड होता है जिसमें मैंने सॉरी बताया था कि कुछ पार्ट्स आप ध्यान रख सकते हैं, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर -1, आयोटा की पावर -2, आयोटा की पावर -3, आयोटा की पावर -4। ये वैल्यू आप ध्यान रखो, डायरेक्ट आप जल्दी से उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, वो आप ट्राई करो। उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जब, क्योंकि ये होमवर्क मैंने ऑफलाइन में भी दिया हुआ है। तो ये वीडियोस हैं वो मैं क्लास के साथ में नहीं बना रहा हूँ, अलग से बना रहा हूँ। इसके बाद जो बनेंगे 2-3 दिन बाद में वो सारे क्लास के साथ ही बन जाएंगे। ठीक है, इतने में सेटअप तैयार हो जाएगा ताकि रिकॉर्डिंग भी वही हो जाएगी जो आपकी क्लास में डिस्कस हो रहा है, ताकि आपके पास जो भी डाउट्स होते हैं, बच्चों के जो डाउट्स होते हैं वो भी आपके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, और फिर लाइव सेशन रख लेंगे डाउट्स का। जैसे अपना एक सब्जेक्ट ये जो टॉपिक खत्म हो जाएगा, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है ये खत्म होगा, उसके बाद अपन लाइव क्लास रख लेंगे। ठीक है, उसमें डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास मान लो ये रिलेशन दे रखा है, एक आयोटा की पावर m प्लस आयोटा की पावर m+1 प्लस आयोटा की पावर m+2 प्लस आयोटा की पावर m+3, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और जहां m हमारे पास क्या है बच्चों, इंटीजर्स है, कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आयोटा की पावर कॉमन लेंगे, तो आयोटा की पावर m अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, ये लिख सकते हैं। और यहाँ से आयोटा की पावर m सॉरी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, तो यहाँ मैं -1 रख देता हूँ। और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आयोटा, ये लिख सकते हैं। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। तो यानी यहां से एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं कि आयोटा की 4 क्रमागत घातों का सम या योग, यानी एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आयोटा की 4 क्रमागत घातों का योग सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है। ये आयोटा की 4 क्रमागत घात ही तो है, यानी यहाँ कोई भी m नंबर यानी कोई भी इंटीजर रख दो और उसकी अगर 4 क्रमागत घात हैं तो उनका योग जो है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। यानी उसका जो योग है वो हमेशा क्या होता है, सदैव शून्य होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें, ये स्टेटमेंट भी, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कई बार। से आयोटा की पावर मान लो 101 रख दिया मैंने, प्लस आयोटा की पावर 102 कर दिया, प्लस आयोटा की पावर 103 कर दिया, प्लस आयोटा की पावर 104 कर दिया। तो ये आयोटा की 4 क्रमागत घातों का योग है, तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। यानी m को मैंने क्या रख दिया, m को 101 रख दिया, तो 101 में 1 ऐड किया ये आ गया, फिर 1 ऐड किया ये आ गया, फिर 1 ऐड किया ये आ गया, यानी इसमें 2 ऐड कर दिया 101 में, तो ये आ गया। 101 में 3 ऐड किया तो ये, तो 4 क्रमागत घातों का जो योग है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो ये चीज आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमेशा 0 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमेशा 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, इस टाइप का एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। हाँ भाई, इसके बाद हम देखते हैं, जैसे मान लो हम रियल नंबर्स की बात करें, यानी वास्तविक संख्याएं जो हमारे पास होती हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि किसी भी अगर हमें 2 वास्तविक संख्याएं दे रखी हैं, देखें एक बार हेडिंग डाल लें, यानी पूर्ण क्रमित क्षेत्र,
पूर्ण कर्मित क्षेत्र क्या होता है? पूर्ण कर्मित क्षेत्र, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर्ड या कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड यानी पूर्ण कर्मित क्षेत्र। तो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, पूर्ण कर्मित क्षेत्र। जैसे मान लो आपके पास कोई दो रियल नंबर है, अगर x1 और x2 दो रियल नंबर हैं तो या तो x1 x2 से बड़ा होगा, यानी दो रियल नंबर है तो अपन बता सकते हैं कौन सा रियल नंबर किस रियल नंबर से बड़ा है या फिर छोटा है। ये अपन कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी रियल नंबर है उससे बड़ा रियल नंबर क्या आएगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। यानी हर एक रियल नंबर से बड़ा रियल नंबर हमेशा मिलता है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं बीएससी के अंदर कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है तो उससे एक बड़ा रियल नंबर हमेशा मिलता है। ठीक है, अब देखो, तो अगर x1 और x2 दो रियल नंबर हैं तो अपन कंपेयर कर सकते हैं कि भाई x1 बड़ा है या x2 बड़ा है। या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x1 हो सकता है x2 से छोटा हो, या फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों इक्वल हो। ये तीन पॉसिबिलिटी हैं, यानी या तो x1 है वो x2 से ग्रेटर होगा, या फिर x1 है वो x2 से लेस होगा, या दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसा जो फील्ड है यानी जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण कर्मित क्षेत्र है, जिसमें ऑर्डर का महत्व हो, यानी हमें पता रहे कि इस नंबर के बाद कौन सा नंबर आने वाला है। तो जहां ऑर्डर का महत्व होता है यानी क्रम का महत्व होता है वो क्या होता है? पूर्ण कर्मित क्षेत्र होता है। तो जब ऑर्डर्ड फील्ड, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, यानी जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जो क्षेत्र बनता है, वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यानी रियल फील्ड जो होगा यानी वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र, वो क्या होता है? हमेशा पूर्ण कर्मित क्षेत्र होता है। यानी वहां ऑर्डर का महत्व होता है कि कौन सा रियल नंबर किस रियल नंबर से बड़ा है छोटा है, ये हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो हम रेशनल नंबर्स लें यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय लें, तो वहां भी अपन बता सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर किस रेशनल नंबर से बड़ा है, यानी वहां कौन सा रेशनल नंबर किसके बाद आने वाला है, किससे पहले आने वाला है। तो वहां भी क्रम का महत्व होता है। तो ये क्या है? हमारे पास पूर्ण कर्मित क्षेत्र हैं दोनों ही। r प्लस डॉट q प्लस डॉट, जो हमने रिंग पढ़ते हैं अपन, ध्यान होगा तो वहां पे ये सारे क्षेत्र यानी फील्ड भी बनते हैं। तो सॉरी, तो पूर्ण कर्मित क्षेत्र का मतलब क्या है? कि जहां हम ये बता सकें कि कोई भी दो अगर नंबर्स दिए हो तो उनमें कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन किसके इक्वल है। अगर हमें दो रियल नंबर दे रखे हैं तो ये हमें आइडिया लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि क्या हम ऐसा बता सकते हैं कि हमें कोई दो सम्मिश्र संख्याएं दे रखी हों तो उनमें से कौन सी सम्मिश्र संख्या किससे बड़ी है और कौन सी सम्मिश्र संख्या किससे छोटी है, ये हमें डिस्कस करना है। दो रियल नंबर्स के बारे में तो हम बता सकते हैं, तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि सम्मिश्र संख्याओं में ऐसा इस क्रम का महत्व होता है या नहीं होता है, इस पे आते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, जो हमारे पास आयोटा होता है, क्योंकि हमें पता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का होता है। तो अगर y 0 हो जाए तब तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या बन जाएगी? वास्तविक संख्या बन जाएगी, और वास्तविक संख्या में क्रम का महत्व होता है, तो हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर x प्लस आयोटा वाई टाइप का है तो क्या ऐसी कोई दो संख्याएं दे दें, अगर x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा किससे बड़ा है। ये हमारा क्वेश्चन है, बता सकते हैं नहीं बता सकते? ठीक है, अब देखो, तो हमें देखना है कि जो आयोटा है क्या ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या जीरो होता है, ये हमें डिस्कस करना है। तो हमें पता है कि जो आयोटा है वो ना तो ग्रेटर देन जीरो होता है, और जो आयोटा है वो ना लेस देन जीरो होता है, और आयोटा ना तो जीरो होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट में -1 लिखते हैं। तो आयोटा हमेशा नॉन जीरो होता है। सॉरी, आयोटा ना तो ग्रेटर देन जीरो होता है, और ना तो आयोटा लेस देन जीरो होता है, और ना ही आयोटा जीरो होता है। ये हमें डिस्कस करना है।
अगर ऐसा है तब तो इसका मतलब इनमें क्रम का महत्व नहीं रहेगा जो समिश्र संख्याएं हैं, यानी जो आयोटा है ना तो वो ग्रेटर देन जीरो होता है, ना वो लेस देन जीरो होता है, और ना वो जीरो होता है। तो हमें देखना है कि जो आयोटा है क्या वो ग्रेटर देन जीरो होता है, ये हमें चेक करना है। क्या आयोटा है, सॉरी, ना तो आयोटा ग्रेटर देन जीरो होता है, तो हमें चेक करना है कि जो आयोटा है वो ग्रेटर देन जीरो होता है या नहीं होता है, ये हमें चेक करना है। तो यानी अगर आयोटा, यानी हम मान लेते हैं कि माना आयोटा है वो ग्रेटर देन जीरो है, हमने मान लिया आयोटा है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर आयोटा ग्रेटर देन जीरो है तो बच्चों क्या होगा, मैं अगर दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो आयोटा स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो इंटू आयोटा लिख देंगे इसको। तो ये आयोटा स्क्वायर यानी -1 बन गया, और -1 है वो जीरो से बड़ा हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने माना है वो गलत है। तो यहां से आप लिख सकते हो अपनी मान्यता गलत है, यानी जो अपनी मान्यता, जो आयोटा ग्रेटर देन जीरो गलत है। इसका मतलब आयोटा ना तो ग्रेटर देन जीरो होता है, ये तो प्रूफ हो गया, यानी आयोटा है वो ग्रेटर देन जीरो हो जरूरी नहीं है, ये हमने यहां से डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, अब हमें बात करना है कि क्या आयोटा लेस देन जीरो होता है हमेशा। तो आयोटा अगर लेस, ना तो आयोटा लेस देन जीरो होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम यहां भी मान लेते हैं कि माना आयोटा लेस देन जीरो होता है, और आयोटा अगर लेस देन जीरो होता है तो यहाँ आयोटा से मल्टीप्लाई, अगर हम यहाँ पे आयोटा लेस देन जीरो लेके चल रहे हैं तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ संख्याओं के, तो हमें पता है आयोटा का स्क्वायर करता हूं तो किसी भी नंबर का, ये हम जानते हैं, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है तो किसी भी नेगेटिव नंबर हो, भले ही पॉजिटिव नंबर हो, तो किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आता है, या तो ग्रेटर देन रहेगा या फिर इक्वल टू जीरो आएगा। भाई किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो ग्रेटर देन जीरो आता है या फिर लेस देन जीरो, सॉरी इक्वल जीरो आता है, यही पॉसिबिलिटी है। तो यानी कि अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर करता हूं तो वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब देखो अगर नॉन जीरो नंबर है तो वो जीरो नहीं हो सकता। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो हमें पता है आयोटा का स्क्वायर तो -1 होता है, तो वो ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता। तो यहां हम क्या यूज कर रहे हैं, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं किसी नंबर का दोनों तरफ यहाँ स्क्वायर ही तो कर रहा हूं, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर जीरो से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन यहां अगर आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो वो जीरो से क्या आ रहा है, बड़ा, -1, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां से ये डिस्कार्ड हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि जो आयोटा है वो ना तो ग्रेटर देन जीरो होता है, आयोटा ना लेस देन जीरो होता है, और ना आयोटा जीरो होता है। तो अगर आयोटा के बारे में हमें नहीं मालूम कि वो ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, पॉजिटिव है, तो हम ये जो आपके पास समीकरण हैं इस टाइप की, यानी अगर मैं लिखूं 5 आयोटा ग्रेटर देन 2 आयोटा, या फिर हम लिखें 5 आयोटा लेस देन 2 आयोटा हो, तो इस टाइप की जो असमीकाएं हैं उनका आपके पास कोई भी महत्व नहीं होता है, यानी ऐसा हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आयोटा के बारे में हमें नहीं पता कि आयोटा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, नहीं ग्रेटर देन जीरो होता है, लेस देन जीरो होता है, ऐसा हम कुछ भी नहीं जानते। तो यहां से एक स्टेटमेंट लिख लें कि काल्पनिक संख्याओं, एक स्टेटमेंट ऐड कर लें, काल्पनिक संख्याओं में क्रम संबंध लागू नहीं होता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, मैंने रीजन दे दिया है, क्योंकि आयोटा के बारे में हमें नहीं पता वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, तो इसलिए यहाँ पे कभी भी क्रम का महत्व नहीं होता है। तो हेडिंग डाल लें, सॉरी स्टेटमेंट लिख लें कि काल्पनिक संख्याओं में क्रम संबंध लागू नहीं होता है। काल्पनिक संख्याओं में काल्पनिक संख्याओं में क्रम संबंध लागू नहीं होता है। तो अगर काल्पनिक संख्याओं में क्रम संबंध लागू नहीं होता है
तो अगर मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूं, मान लो Z1 और Z2 मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इसका मतलब उनमें भी अपन नहीं बता सकते कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्योंकि उसमें वास्तविक भाग भी होगा और काल्पनिक भाग भी होता है। तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से आप ऐड कर सकते हैं कि Z1 ग्रेटर देन Z2, Z1 ग्रेटर देन Z2, यानी यहां पे आप नोट लिख सकते हैं कि Z1 ग्रेटर देन Z2 और Z1 लेस देन Z2 जैसी असमीकाओं का Z1 ग्रेटर देन Z2 और Z1 लेस देन Z2 जैसी असमीकाओं का सम्मिश्र संख्याओं में कोई महत्व नहीं है। ये हम लिख सकते हैं, यानी Z1 ग्रेटर देन Z2 और Z1 लेस देन Z2 जैसी असमीकाओं का या जैसी असमीका सम्मिश्र संख्याओं में अमान्य है। यानी इस जैसी असमीकाएं सम्मिश्र संख्याओं में क्या है, अमान्य है। यानी हम नहीं बता सकते कौन सी सम्मिश्र संख्या किस सम्मिश्र संख्या से बड़ी है और किस सम्मिश्र संख्या से छोटी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आयोटा के बारे में हमें नहीं पता होता कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या 0 है, शायद कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं होती है। तो ऐसी समीकाओं का हम सम्मिश्र संख्याओं में कोई भी महत्व नहीं मानते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पूछा जाए कि भी कोई भी दो सम्मिश्र संख्याएं हैं वो इक्वल कब होती हैं, यानी सम्मिश्र संख्याओं की तुलना के बारे में अगर हमें पूछा जाए तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिख सकते हो कि सम्मिश्र संख्याओं की तुलना, यानी हेडिंग क्या होगी, सम्मिश्र संख्याओं की तुलना, यानी सम्मिश्र संख्याओं की तुलना। तो अगर हमारे पास Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तो वो इक्वल कब होंगी, यानी सेम कब होंगी या समान कब होंगी, तो यहां लिख सकते हो Z1 एंड Z2, Z1 तथा Z2, Z1 तथा Z2, Z1 तथा Z2 दोनों सम्मिश्र संख्याएं समान होंगी। Z1 तथा Z2 दोनों सम्मिश्र संख्याएं Z1 तथा Z2 दोनों सम्मिश्र संख्याएं समान होंगी यदि और केवल यदि, यानी यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, Z1 तथा Z2 दोनों सम्मिश्र संख्याएं समान होंगी यदि और केवल यदि। कब समान होंगी बच्चों, कि जो रियल पार्ट ऑफ Z1 है वो इक्वल होना चाहिए रियल पार्ट ऑफ Z2 के, यानी जो Z1 और Z2 के जो वास्तविक भाग हैं वो समान हो, तथा Z1 तथा Z2 के जो काल्पनिक भाग हैं यानी इमेजिनरी पार्ट हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहां से लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अगर ऐसा है तो दोनों सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो कभी भी जब आपसे पूछा जाए दो सम्मिश्र संख्याएं समान कब होंगी, तो दोनों सम्मिश्र संख्याओं का रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग समान हो तथा दोनों का काल्पनिक भाग समान हो, तो दोनों सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, समान होती हैं। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो मैं लिखता हूं, देखें। एक एग्जाम्पल लिखें, x तथा y का मान ज्ञात करें। एग्जाम्पल लिख लें, x तथा y का मान ज्ञात करें। जैसे मान लो फर्स्ट इसमें है तो x तथा y का मान ज्ञात करें। अगर हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि x प्लस वाई प्लस आयोटा x माइनस वाई की वैल्यू अगर 6 प्लस 2 आयोटा है तो यहाँ x तथा y की वैल्यू फाइंड करो। और जो सेकंड हमारे पास है बच्चों कि x प्लस आयोटा y प्लस 3x प्लस आयोटा 2y इक्वल्स टू हमें वैल्यू दे रखी है 4 प्लस 3 आयोटा।
तो इन दोनों में x तथा y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कैसे करेंगे बताएं। यानी जब हमें दो सम्मिश्र संख्याओं की तुलना करनी है, यानी वो इक्वल कब होती हैं? जब हमारे पास दोनों सम्मिश्र संख्याओं के रियल भाग आपस में सेम हो और काल्पनिक भाग भी सेम हो। तो ये एक सम्मिश्र संख्या है और ये एक सम्मिश्र संख्या है। ये दोनों इक्वल कब होंगी? जब इनके अपन वास्तविक भाग और इसका वास्तविक भाग सेम हो जाए और इसका काल्पनिक भाग और इसका काल्पनिक भाग सेम हो जाए। तो देखो यहाँ इसकी हम बात कर रहे हैं कि x प्लस वाई, इसका वास्तविक भाग क्या है? x प्लस वाई, और इसका वास्तविक भाग है 6 है, ये इक्वल होने चाहिए। और यहाँ इसका काल्पनिक भाग क्या है? x माइनस वाई, और इसका जो काल्पनिक भाग है वो क्या है? 2 है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2x इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू 4 है तो किसी भी इक्वेशन में रखो, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। y क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो x 4 होगा और y 2 हो जाएगा। x 4 हो जाएगा और y है वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो यहां पहले हमें अलग करना होगा इसका वास्तविक भाग क्या है और काल्पनिक भाग क्या है। यहाँ तो वास्तविक भाग 4 है और काल्पनिक भाग क्या है? 3 है। उधर 3 आयोटा लिखा हुआ है। अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो यानी कि ये मैं जो वास्तविक संख्याएं इनको एक साथ लिख सकते हैं अपन, यानी 4x प्लस आयोटा के कोफिशिएंट अगर हम देखें तो क्या हो जाएंगे बच्चों? अगर हम आयोटा इनमें से कॉमन लेंगे तो 3y, तो आयोटा 3y, और इसकी वैल्यू बनेगी 4 प्लस 3 आयोटा के इक्वल। तो अब ये एक सम्मिश्र संख्या है, ये एक सम्मिश्र संख्या है, तो इसमें इनके वास्तविक भाग सेम करेंगे और इनके काल्पनिक भाग सेम होंगे, तभी ये दोनों संख्या इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4x इक्वल्स टू 4, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? 1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लिखें तो 3y इक्वल्स टू 3, देन यहाँ से हम बोल सकते हैं y इक्वल्स टू 1, यानी x 1 आएगा और y की वैल्यू 1 आएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी तो हमने अभी तक क्या पढ़ा इसमें कि जो कर्मित यानी पूर्ण कर्मित क्षेत्र क्या होता है, यानी कहने का मतलब कि Z1 और Z2 अगर दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तो उनमें हम नहीं बता सकते कौन सी सम्मिश्र संख्या किससे बड़ी है या किससे छोटी है। ठीक है। फिर हमने देखा कि कोई भी दो सम्मिश्र संख्याएं हैं वो इक्वल कब होती हैं, तो हमने देखा कि दोनों सम्मिश्र संख्याओं के वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग सेम हो तो दोनों संख्याएं क्या होती हैं? समान होती हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो डाल लो आप कि सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी क्या होता है। सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी। सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी। तो नेक्स्ट लिखें सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी। कॉन्जुगेट। सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी। संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी डेफिनेशन ऐड कर लें पहले। यानी सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी का मीनिंग क्या होता है, यानी कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लिखें सम्मिश्र संख्या z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। सम्मिश्र संख्या, इसकी डेफिनेशन लिख लें, सम्मिश्र संख्या z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। सम्मिश्र संख्या z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y के संयुग्मी को
के संयुग्मी को z बार से निरूपित किया जाता है। z बार से दर्शाया जाता है या निरूपित किया जाता है? दर्शाया जाता है। यानी सम्मिश्र संख्या z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई के संयुग्मी को z बार से दर्शाया जाता है तथा z बार इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई तथा z बार इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई से परिभाषित किया जाता है, से परिभाषित किया जाता है। किया जाता है, ठीक है। तो यानी z बार इक्वल्स टू क्या होगा? x माइनस आयोटा वाई। यानी इसका मीनिंग क्या है? अर्थात हाँ भाई, z बार का मीनिंग क्या हुआ? यानी z हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या है तो उसके संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट को हम किससे निरूपित करते हैं? z बार से। और z बार इक्वल्स टू क्या होता है? x माइनस आयोटा वाई। तो जो z बार इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई होता है, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? कि जो z बार है वो सम्मिश्र संख्या z का, यानी जो z बार है वो सम्मिश्र संख्या z का x x के सापेक्ष प्रतिबिंब है। यानी x x के सापेक्ष क्या है? प्रतिबिंब है। तो अर्थात z बार सम्मिश्र संख्या, अर्थात z बार सम्मिश्र संख्या z का x x के सापेक्ष प्रतिबिंब है। x x के सापेक्ष प्रतिबिंब है। इन जो z बार है वो z के, जो सम्मिश्र संख्या z का है वो x x के सापेक्ष प्रतिबिंब है। यानी कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या हो गया? इसका मतलब अगर ये हमारे पास कोई सम्मिश्र तल है यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो अगर यहाँ कोई पॉइंट है मान लो P, तो यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो Z है, तो इसका कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होगा? तो एक्स एक्स लाइन ये होगी, ये एक्स एक्स लाइन होगी और ये वाई एक्स लाइन होगी। तो इसका कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी फाइंड करने का मतलब क्या हुआ? कि एक्स एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब, तो यानी ये बनेगा। ये मान लो कोई पॉइंट Q है तो ये Z बार को निरूपित करता है। तो यानी इसका संयुग्मी का मतलब क्या हो गया? इस एक्स एक्स के सापेक्ष इसका जो प्रतिबिंब आता है वही क्या बन जाता है? इसका संयुग्मी बनता है। तो संयुग्मी का मतलब समझ गए होंगे, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये याद रखने का एक तरीका है। बाकी इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? कि जो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एक्स एक्स के सापेक्ष जो प्रतिबिंब आता है वो उसका संयुग्मी होता है या कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब इसमें इसके कुछ गुणधर्म हैं, उसको हम लिख लेते हैं। इनके कुछ गुणधर्म है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो हम लिखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें गुणधर्म या संयुग्मी जो तो नेक्स्ट हेडिंग डालें गुणधर्म। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखें गुणधर्म। गुणधर्म सॉरी, गुणधर्म में लिखें सबसे पहले। देखो, अगर हम बात करें Z1, अगर हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या है x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है, और एक हमारे पास सम्मिश्र संख्या है Z2 x2 प्लस आयोटा y2, x2 प्लस आयोटा y2, ये दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखता हूँ कि अगर इन दोनों को ऐड करें, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? सिंप्लीफाई करेंगे तो x1, इन जो वास्तविक भाग है उनको एक साथ लिख दिया मैंने, प्लस आयोटा y1 प्लस y2, ये लिख सकते हैं।
यानी Z1 प्लस Z2 को ऐसे नोट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर Z1 माइनस Z2 करना हो तो उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। Z1 इंटू Z2 करना हो तो आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। तो इसमें जो एक मेन होता है कि अगर आप ये ध्यान रखें Z1 अपॉन Z2 को सिंप्लीफाई करना हो, जहाँ ऐसा तब लिख सकते हैं जब Z2 नॉन जीरो हो, ये ध्यान रखें। दो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं हैं तो Z1 अपॉन Z2 कब लिख सकते हो आप, जब आप Z2 नॉन जीरो यानी उसमें X और Y दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, तभी ऐसा लिख सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करने का मीनिंग क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस आयोटा y1 और इसको हम लिख सकते हैं x2 प्लस आयोटा y2। तो इस टाइप का अगर हमारे पास हो Z1 अपॉन Z2 टाइप की कोई भी संख्या हो, सम्मिश्र संख्या, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कि इसके संयुग्मी से, इसके कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एक रियल नंबर बन जाएगा इनको आपस में, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो एक रियल नंबर निकल के आता है। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट अलग हो जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो अलग हो जाता है। तो जब भी Z1 अपॉन Z2 टाइप की कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें जब संयुग्मी है उसके गुणधर्म क्या है। तो सबसे फर्स्ट इसमें पूछ सकता है आपसे, तो थर्ड नंबर करके यहाँ लिख सकते हैं अपन कि जो Z1 प्लस माइनस Z2 का जो होल बार है वो हमेशा Z1 बार प्लस माइनस Z2 बार के इक्वल होता है। Z1 प्लस माइनस Z2 का जो होल बार है वो Z1 बार प्लस माइनस Z2 बार के इक्वल होता है। इसको भी आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, देखो, क्योंकि Z1 प्लस Z2 का होल बार ये तो हमने यहां से लिख सकते हैं डायरेक्ट, यानी ये Z1 प्लस Z2 रहा, इसका कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो तो क्या आ जाएगा, यानी x1 प्लस x2 माइनस आयोटा y1 प्लस y2, ये आ गया। ठीक है, हमें अब निकालना है कि ये Z1 बार प्लस Z2 बार क्या आएगा। अगर वो इसी के इक्वल आ जाता है तो ये इनक्वलिटी होल्ड हो जाएगी, ऐसे फिर माइनस के लिए चेक कर सकते हैं। सॉरी, तो Z1 बार का मीनिंग क्या होगा, x1 माइनस आयोटा y1, ये Z1 बार बन गया, प्लस x2 माइनस आयोटा y2, ये Z2 बार हो गया। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये x1 प्लस x2 हो गया और यहां से देखो माइनस आयोटा बाहर आ जाएगा तो y1 प्लस y2 हो गया। दोनों इक्वल हैं तो यानी ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। ऐसे आप माइनस के वेरीफाई कर लेना, सेम चीज है। ऐसे फोर्थ प्रॉपर्टी हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो Z1 इंटू Z2 है इसका होल बार है तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 बार इंटू Z2 बार, Z1 बार इंटू Z2 बार, ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ठीक है, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सम्मिश्र संख्याएं हैं, इनका प्रोडक्ट करें और उसका होल बार करें या अलग अलग होल बार करके उसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आती है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि अगर मान लो आपको ये दिया जाए 5 नंबर जो प्रॉपर्टी है कि Z1 अपॉन Z2 का बार, यानी Z1 अपॉन Z2 का बार अगर दे रखा है और यहाँ Z2 नॉन जीरो होगा तभी आप डिफाइन कर सकते हो, तो ये किसके इक्वल आता है बच्चों, Z1 बार अपॉन Z2 का बार, Z1 बार अपॉन Z2 का बार, ये प्रॉपर्टी यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा सकती है कि जो Z बार का होल बार करें तो ये वापस Z के इक्वल आ जाता है, अगर Z का बार का होल बार करें तो ये वापस क्या आ जाता है, Z के इक्वल आ जाता है। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रख सकते हैं। ऐसे अगर हमारे पास 7 नंबर प्रॉपर्टी लिखे अपन कि जो Z बार की पावर n Z की पावर n का होल बार के इक्वल होती है, जहां n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है या इंटीजर नंबर, कोई भी इंटीजर नंबर हो, तो क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे अपन, ये प्रॉपर्टी लिखते रहे साथ साथ में, ध्यान रखनी एग्जाम में डायरेक्ट कई बार पूछ ली जाती है। देखो यहां क्या है, Z की पावर n का होल बार है, इसको मैं ये लिख सकता हूं Z कितने टाइम मल्टीप्लाई है,
एन टाइम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, कितने टाइम? एन टाइम। हाँ या ना? इसका होल बार दिया हुआ है, ये दे रखा है। हमें पता है कि Z1 इंटू Z2 का जो होल बार है उसको हम Z1 बार इंटू Z2 बार लिख सकते हैं। इस चीज को मैं लिख सकता हूं Z बार Z बार Z बार, कितने टाइम? n टाइम। और ये क्या बन जाएगा? Z बार की पावर n, क्योंकि Z बार कितने टाइम है? n टाइम। तो इसको ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी क्या होती है? होल्ड हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखें। तो ये हमारे पास जो सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी था उसके कुछ गुणधर्म हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं। ठीक है, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसका मापांक क्या होता है और इसके कुछ गुणधर्म उसके बारे में। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा सारा कुछ। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो हमें पता होना चाहिए। धीरे धीरे अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बहुत आसान टॉपिक होता है और अच्छे खासे क्वेश्चन भी आ जाते हैं 4-5 जो हो भी जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस पे आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहे ताकि आपका ये जो सीट मिलेगी आपको वो आप डिस्कस कर सकते हैं, खुद सोल्व कर सकते हैं, फिर अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।